वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे अध्यारोपण सिद्धांत की और उसके पश्चात हमने देखा था व्यतिकरण को कि तरंगों का व्यतिकरण होता है वो किस प्रकार से होता है, जिसके अंतर्गत हमने कल 3 समीकरणों को विशेष रूप से पढ़ा था। तो समीकरण जो अपने फाइनल प्राप्त हुई थी कि परिणामी तरंग का जो विस्थापन समीकरण होगा वो y बराबर r साइन ओमेगा t प्लस थीटा, जो कि अपने समीकरण नंबर 6 में रिप्रेजेंट किया हुआ है लास्ट क्लास में। और उससे पहले हमने दो जो स्पेशल केस थे जिसको हमने माना था कि a1 प्लस a2 कोस फाई बराबर r कोस थीटा होगा और a2 साइन फाई बराबर r साइन थीटा होगा। इन 3 समीकरणों की सहायता से आगे अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अपने जान लेते हैं कि जो परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण निकल के आया है उसमें कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। y परिणामी तरंग का विस्थापन होगा, r परिणामी तरंग का आयाम होगा, ओमेगा टी प्लस थीटा परिणामी तरंग का कला कोण होगा और यहाँ पे थीटा परिणामी तरंग का कलांतर हो जाएगा। तो बारी बारी से अपने सबसे पहले कलांतर को ज्ञात करेंगे, थीटा को, उसके बाद अपने आर यानी कि परिणामी तरंग के आयाम को फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर देन अपने इस परिणामी तरंग की तीव्रता को भी ज्ञात करने वाले हैं, जिसके आधार पे अपने संपोष्य और विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों को डिफाइन करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले परिणामी तरंग के कलांतर को। परिणामी तरंग का कलांतर आप कैसे ज्ञात करोगे? कलांतर बोले तो हमें थीटा ज्ञात करना है, जिसके लिए आपको क्या करना है, समीकरण 5 में 4 का भाग लगा देना। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 5 में 4 का भाग लगाने पर, ओके, उस केस में क्या बन जाएगा भाई, a2 साइन फाई बटे में ये आएगा, a2 साइन फाई बटे में ये आ जाएगा और r साइन थीटा बटे में क्या आएगा, r कोस थीटा। तो पहले मैं ये r वाले पद लिख लेता हूँ, r साइन थीटा बटे हो जाएगा r कोस थीटा इज इक्वल a2 साइन फाई बटे a1 प्लस a2 कोस फाई। r से r कैंसिल हो गया, साइन बटे कोस होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे टेन थीटा इज इक्वल, बाकी सेम वैल्यू आगे वाली a2 साइन फाई बटे a1 प्लस a2 कोस फाई। लेकिन हमें यहाँ से ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ से थीटा ज्ञात करना है। तो थीटा को आप कैसे ज्ञात कर पाओगे, सिंपल है, टेन थीटा है, थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से थीटा कितना बन जाएगा, टेन सामने चला जाएगा तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स, और यहाँ बचेगा a2 साइन फाई बटे a1 प्लस a2 कोस फाई एंड दैट्स योर फाइनल रिजल्ट इन इक्वेशन नंबर 7। तो समीकरण नंबर 7 में आपने परिणामी कलांतर ज्ञात कर दिया परिणामी तरंग के लिए, यानी कि थीटा की वैल्यू आपने डिफाइन कर दी। अब अपने क्या ज्ञात करेंगे, परिणामी तरंग के आयाम की गणना करेंगे। परिणामी तरंग के आयाम की गणना, इस डेरिवेशन में ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये चीज़ें आप 11वीं क्लास में भी सीख के आ चुके हो, तरंगों वाले रिलेशन में, जहाँ पे आपने तरंगों का अध्यारोपण किया था, व्यतिकरण किया था, या फिर परगामी और अपरगामी तरंगों को समझा था। वहीं पे आपने डोपलर प्रभाव को भी पढ़ा था, उन्हीं में से ये एक टॉपिक है व्यतिकरण। चलो भाई आयाम ज्ञात करते हैं। आयाम कैसे ज्ञात होगा, समीकरण 4 और 5, आयाम का मतलब क्या हो गया, कैपिटल R हमें फाइंड आउट करना है। समीकरण 4 और 5 का आप वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा जुड़ेगा और इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई यानी कि इसका स्क्वायर हो गया प्लस में इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो बहुत से बच्चे गड़बड़ करेंगे, पूरे पद का हमें स्क्वायर करना है तो इस पूरे पद का एक प्रकार से होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर फाई, ऐसा मत कर देना। इस कंप्लीट पद का हमें स्क्वायर करना है तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर उस फॉर्मूले से ओपन होगा यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है बराबर से पहले, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर
और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जिसका मान 1 होता है। यहाँ से आप क्या करोगे, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लो, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कोस फाई। इतना हो चुका है, ठीक है जी। अब यहाँ से a2 स्क्वायर और a2 स्क्वायर पहला और तीसरा जो पद आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे a2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यह कितना बन चुका है, ये 1। तो यहाँ से वैल्यू कितनी बचेगी, केवल r स्क्वायर। यहाँ पहले और तीसरे पद में मैं a2 स्क्वायर कॉमन लूँगा और उसे पहले मैं a1 स्क्वायर लिख देता हूँ, a1 स्क्वायर प्लस दूसरे पहले और तीसरे पद में a2 स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ तो बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर फाई। और बच्चों मैं इसके स्थान पे सीधा लिख देता हूँ 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और तीसरा पद यहाँ पे ये बन जाएगा 2a1 a2 कोस फाई हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। ये रिजल्ट अपने पास निकल के आ चुका है। ये तो आया r स्क्वायर का मान। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें r का मान ज्ञात करना है। r कितना बन जाएगा, सामने वाली राशि पे अंडर रूट लगा दो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। और ये समीकरण नंबर आपकी 8 आ गई, जो कि परिणामी तरंग के आयाम को रिप्रेजेंट करती है। इज दैट क्लियर? तो ये परिणामी तरंग का आयाम अपने पास यहाँ पे निकल के आ चुका है और ये अपने पास था कलांतर। अभी अपने क्या करना है, अभी अपने परिणामी तरंग की तीव्रता को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करोगे, परिणामी तरंग की तीव्रता की गणना। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो उस तरंग के आयाम पे डिपेंड करती है। और किस प्रकार डिपेंड करती है आयाम पे, उस तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। मान लो कि किसी तरंग की तीव्रता है वो I है और उस तरंग का जो आयाम है वो R है, तो तीव्रता का जो मान होगा ना वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होगा। ये तीव्रता और आयाम के बीच में एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पे चूंकि I इज समानुपाती हो जाएगा R स्क्वायर, समानुपाती का यहाँ से निशान हटा दो, एक कांस्टेंट आ जाएगा K ले लिया मैंने, KR स्क्वायर। ये अपने पास तीव्रता का एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, तीव्रता का। अब आप तीव्रता ज्ञात कैसे करोगे, आयाम की हमें जरूरत पड़ेगी, तो आयाम अपने पास पहले से ही फाइंड आउट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप R की वैल्यू पुट कर दोगे, बेटर होगा R स्क्वायर की ही वैल्यू पुट कर दो ताकि ये रूट हटा हुआ मिलेगा हमें। तो फिर यदि अपने यहाँ पे R की स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा, कहने का मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, ऐसा कुछ हो चुका है। अब आप क्या करोगे, k को ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें कुछ ऐसा मान मिल जाएगा, फिर I इज इक्वल के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर 2k a1 a2 कोस फाई। अब आप क्या करोगे, अपने पास बनेगा I इज इक्वल के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर। इस k को आप दो भाग में तोड़ लो, रूट के गुणा रूट के। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 2 को तो मैंने बाहर ले लिया, यहां पे मैं रूट में लिख दूंगा k। गौर से समझना बात को, a1 को भी मैं रूट में ही लिखना चाहता हूं तो मुझे करना पड़ेगा a1 का स्क्वायर। फिर से मैं रूट को लिख दूं, रूट में लिख दूंगा k को, रूट के और रूट के मल्टीप्लाई हुआ तो k बना। इज दैट क्लियर? a1 का स्क्वायर उसका रूट निकालोगे a बनेगा। इज दैट क्लियर? a2 को भी आप रूट में लिखना चाहते हो तो a2 का स्क्वायर कर दो, तो आगे लिखा हुआ है कोस फाई। कहने का मतलब ये जो पद है वो इसी के इक्वल है। मैंने सिंपल क्या किया,
कि k को दो भाग में तोड़ा, रूट के और रूट के में, और प्रत्येक रूट के साथ मैंने a1 और a2 को रूट के अंदर ही डाल दिया, जो कि स्क्वायर करके अंदर हमने पुट किया है। तो अब जरा गौर से देखते हैं बात को कि नियतांक इंटू आयाम का स्क्वायर इज इक्वल तीव्रता। नियतांक इंटू आयाम का स्क्वायर इज इक्वल क्या है? उस तरंग की तीव्रता है। a1 क्या चीज़ है? a1 किसी न किसी तरंग का आयाम है। हमने व्यक्तीकरण करवाया था, प्रारंभिक तरंग ली थी, पहली तरंग का आयाम a1 था, दूसरी तरंग का आयाम a2 था। तो नियतांक इंटू आयाम का स्क्वायर ये तीव्रता बन जाएगा, पहली तरंग की तीव्रता बनेगा। ये नियतांक इंटू आयाम का स्क्वायर ये दूसरी तरंग की तीव्रता बनेगा। तो इसके लिए आप क्या कह सकते हो कि पहली तरंग की तीव्रता को आप I1 मान लो, दूसरी तरंग की तीव्रता को आप I2 मान लो। 2 रूट के a1 स्क्वायर वापिस आ चुका है लेकिन रूट में है, तो बच्चों ये बन जाएगा रूट में I1, क्योंकि के a1 स्क्वायर तो I1 था, ऊपर रूट लगा हुआ है, साथ में दोबारा से वैल्यू आ गई, तो ये होगा अपने पास I2 और साथ में कोस फाई। थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, I1 प्लस I2, ये दोनों ही वैल्यू रूट में है तो इसको मैं रूट में ले लेता हूँ, I1 I2, और रूट से बाहर है वो कोस फाई होगा। और ये समीकरण अपने पास आ चुकी है नंबर 9, यानी कि 9 नंबर समीकरण में आपको तीव्रता नजर आ रही है। ओके, तो समीकरण नंबर 7 में कलांतर है, समीकरण नंबर 8 में आयाम है और समीकरण नंबर 9 में तीव्रता है। अब इसी तीव्रता के आधार पे अपने संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के बारे में समझेंगे। तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होता क्या है, आइए उसको अपने पहचानते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे संपोषी व्यतिकरण की। संपोषी व्यतिकरण हमें कब मिलेगा? जब परिणामी तरंग की तीव्रता मैक्सिमम होगी, या जिन स्थानों पे मैक्सिमम तीव्रता हमें प्राप्त होगी वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण की परिघटना उत्पन्न होगी। अब किसी भी तरंग की तीव्रता है, चलो अपने परिणामी की बात कर लेते हैं, तो परिणामी तरंग की तीव्रता समीकरण नंबर 9 के अनुसार दी जाती है, और तीव्रता का जो मान होता है वो फाई पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो प्रथम तरंग है उसकी तीव्रता, सेकंड तरंग है उसकी तीव्रता आयाम फिक्स होने के कारण फिक्स है एक प्रकार से। कुल मिलाकर के परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो सीधी की सीधी डिपेंड करेगी फाई पे। फाई यहाँ पे क्या चीज़ है? जो भी दो तरंगें अध्यारोपित हो रही थी उन अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर है। तो कलांतर में लगातार चेंज होगा, उस केस में आई का मान भी लगातार चेंज होता रहेगा। तो इस फाई के अकॉर्डिंग फाई के अपने भिन्न भिन्न मान लेंगे। जैसे फाई का मान हम 0 लेंगे सबसे पहले, उसके बाद अपने 180 डिग्री ले लेंगे, 360 डिग्री ले लेंगे, इस प्रकार से बीच में ज़रूरत पड़ी तो अपने 90 डिग्री भी ले लेंगे, 270 डिग्री भी मेजर करेंगे, आगे इस प्रकार से मान इसके बढ़ते जाएंगे। तो अपने क्या करेंगे कि यहाँ पे फाई की वैल्यूज डिफाइन करेंगे, 0 पुट किया, फिर 90 पुट किया, फिर 180, फिर 270, 360, 540, 720, इस प्रकार से 1080, 900 वैल्यू लगातार पुट करते जाएंगे। या फिर आप सिंपल शब्दों में यूँ समझ सकते हो कि अपने सबसे पहले 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर इसी प्रकार से आगे इसको मेज़र करते चलेंगे। जैसे 180 हो गया, 180 के बाद हमें 370 पुट करना है, यानी कि 3π/2, फिर इसका 2π पुट कर देंगे, सो ऑन। इसी प्रकार से फाई की ये वैल्यूज आप पुट करते चलिए, तो अलग अलग वैल्यू पे तीव्रता का मान अलग अलग हमें मिलेगा। तीव्रता का मान एक बार मैक्सिमम मिलेगा और एक बार मिनिमम मिलेगा। तो जब मैक्सिमम मिलेगा तो फाई का मान उस केस में संपोषी व्यतिकरण प्रदान करेगा, और जब आई का मान हमें मिनिमम मिलेगा उस केस में फाई का मान हमें विनाशी व्यतिकरण प्रदान करेगा। तो आइए बात करते हैं कि फाई के किन किन मानों पे संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न होता है, यानी कि संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। ये जो टॉपिक है संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि ये टॉपिक नहीं आया तो आगे के 4-5 डेरिवेशन या जो भी टॉपिक है वो आप अच्छे से निकाल पाओगे, इस बात को दिमाग से निकाल दो। तो आगे के जो भी चैप्टर टॉपिक अपने बचे हुए हैं इस लेसन के, उनको यदि आप अच्छे से समझना चाहते हो उसके लिए ज़रूरी होगा कि ये टॉपिक आप अच्छे से समझिए, क्योंकि आगे वाले टॉपिकों का बेसिक यानी कि आधार जो है, बेस जो है, वो यही टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास वो फॉर्मूला है I इज इक्वल I1 प्लस I2 2I1 I2 कोस फाई।
मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कोस फाई की वैल्यू पुट करता हूँ 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा। और कोस 0 का मान होता कितना है, कोस 0 का मान 1 होता है। तो वैल्यू बचेगी कितनी, I1 प्लस I2, 2 रूट I1 I2 बचेगा। इज दैट क्लियर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि I बराबर रूट I1 है उसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, रूट I2 है उसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ। देखो ज़रा, इससे मान हमें I1 ही मिलेगा, इससे मान हमें I2 मिलेगा, और साथ में 2 रूट I1 I2 है। ऐसा करने का पर्पज़ क्या था, ऐसा करने पर ये जो I का मान है वो हमें कुछ ऐसे मिल जाएगा, I1 प्लस I2 और उसका कंप्लीट होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखोगे तो a1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया a2, मतलब कहने का मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर रहा हूँ फॉर्मूले को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का 2 गुना। तो हमें क्या मिला, I का जो परिणामी मान निकल के आया वो 2 तीव्रताओं के योग से निकल के आया, और जब भी 2 मान का योग करते हैं तो परिणामी मान हमें मैक्सिमम मिलता है। कहने का मतलब जब आपने थीटा का मान 0 डिग्री पुट किया उस केस में तीव्रता है वो हमें बच्चों मैक्सिमम मिलेगी, और मैक्सिमम मिलने के कारण फाई बराबर 0 है वो समपोषी व्यतिकरण प्रदान करेगा, क्योंकि I मैक्सिमम होने पर समपोषी व्यतिकरण बनता है। तो फाई का मान जब हमने 0 डिग्री लिया तो समपोषी व्यतिकरण बन के आया। साथ साथ में अपने समझेंगे विनाशी व्यतिकरण की शर्तों को भी। अब ये विनाशी व्यतिकरण होता क्या है जानते हो आप लोग, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। विनाशी व्यतिकरण क्या होगा, जब तीव्रता का मान न्यूनतम होता है तो विनाशी व्यतिकरण बनता है, और तीव्रता का मान अधिकतम होता है तो समपोषी व्यतिकरण बनता है। अब हम क्या करेंगे, अभी अपने मान पुट करते हैं 90 डिग्री, 270 डिग्री। ऐसा मान पुट करने पर 90, 270 ऐसा पुट करने पर आपको तीव्रता न तो मैक्सिमम मिलती है न मिनिमम मिलती है, ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की कड़ी हमें प्राप्त होती है। अतः ये वैल्यू अपने पुट नहीं करेंगे, अपने सीधी वैल्यू पुट करेंगे 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 5 पाई, इस प्रकार से वैल्यू पुट करेंगे। तो 0 वैल्यू अपने पुट कर दी है। अभी मैं वैल्यू पुट करूँगा पाई, बोले तो 180। अब कोस 180 का मान होता है बच्चों -1, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी बच्चों माइनस में मिलेगी। तो यहाँ पे हमें माइनस मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो निशान आएगा वो माइनस का आएगा। अब अपने क्या होगा कि जो परिणामी तीव्रता है वो 2 तीव्रताओं के घटाव से आएगी, अतः तीव्रता का मान है वो मिनिमम होगा। तो फिर फाई का मान जब आपने पुट किया पाई, उस केस में तीव्रता मिनिमम मिली, यानी कि पाई एंगल जब भी बनता है 2 तरंगों के मध्य कलांतर, जब भी पाई आएगा विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम 2 पाई पुट करते हैं। 2 पाई बोले तो 360 पे +1 होता है, यहाँ पे वापस प्लस, यहाँ पे वापस प्लस, यहाँ वापस प्लस, I मैक्सिमम फिर से मिलेगा तो 2 पाई। ओके, 3 पाई पुट करेंगे। 3 पाई पुट करोगे बच्चों मान आएगा यहाँ पे -1, माइनस बनता जाएगा, यहाँ फाइनली माइनस मिलेगा, तो 3 पाई पे हमें विनाशी व्यतिकरण मिलेगा। अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, 0 पे समपोषी, 1 पे विनाशी, 2 पे समपोषी, 3 पे विनाशी, 4 पे समपोषी, 5 पे विनाशी, 6 पे समपोषी, 7 पे विनाशी। समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा बात को, कि पाई का गुणज बोला है मैंने अभी, पाई का 0 गुणा समपोषी, 1 गुणा विनाशी, 2 गुणा समपोषी, 3 गुणा विनाशी। लाइक वाइज कहने का मतलब पाई का जब जब आप समगुणा लेते हो एक कोई भी एंगल, पाई का समगुणज लेते हो, समगुणज को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे बच्चों, अब समगुणज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि 2n पाई, n का मान भिन्न भिन्न रिप्रेजेंट कर दो। n का मान 0 पुट किया तो 2n पाई का मान 0 आया, n का मान मैंने 1 पुट किया तो मान 2 पाई आया, n का मान मैंने 2 पुट किया तो 2 दूनी 4 पाई आया, 3 पुट करोगे 6 पाई आएगा। यानी कि 2n पाई के आधार पे आपको फाई के बहुत सारे मान मिलेंगे जो कि समपोषी व्यतिकरण रिप्रेजेंट होगा। अब हमें विषम संख्याओं को रिप्रेजेंट करना है। पाई का विषम गुणज आप कैसे प्राप्त करोगे, ये कर दोगे 2n + 1 × पाई। तो n का मान 0 पुट करो, 0 पुट करने पर 1 पाई बचेगा,
1 पुट करो तो 2 + 1 3 पाई बचेगा, 2 पुट करो 2 दूनी 4 + 1 5 पाई बचेगा। तो ये जो शर्त होगी वो विनाशी व्यतिकरण के लिए होगी। एंगल यहाँ पे पाई का विषम गुणज बनेगा और ये समपोषी की व्यतिकरण हो जाएगी जहाँ पे एंगल का मान पाई का समगुणज बन जाएगा। तो ध्यान रखना कि दो अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य जब भी कलांतर पाई का समगुणज होता है उस केस में समपोषी व्यतिकरण बनता है, और जब अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर पाई का विषम गुणज होता है उस केस में विनाशी व्यतिकरण बनता है। तो ये अपने समपोषी और विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों को देखा। अब हमें यहाँ पे ये मिला कि जो तीव्रता मैक्सिमम वो 2 के योग से आ रही है, तीव्रता मिनिमम होगी वो 2 के घटाव से आएगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता बन कितनी सकती है, आइए उसको और साथ में चेक कर लेते हैं अपने कि मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता बन कितनी सकती है। फिर तो तीसरे अपने पॉइंट की बात करते हैं। ये पहली अपने पास विशेष स्थिति समझ सकते हो एक प्रकार से, ये दूसरा स्पेशल केस। अभी अपने तीसरा स्पेशल केस देख लेते हैं कि अधिकतम तीव्रता कितनी बनेगी। आई मैक्सिमम क्या होगा, किस प्रकार से ज्ञात करोगे। अपने पास आई मैक्सिमम का फॉर्मूला था √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, जो कि हमने अभी अभी देखा था जब हमने फाई बराबर अलग अलग वैल्यू डिफाइन करने की कोशिश की थी। इसी प्रकार से न्यूनतम तीव्रता की मैं साथ में बात कर लूँगा। न्यूनतम तीव्रता आई मिनिमम भी अपने साथ साथ में इसको समझने वाले हैं। और आई मिनिमम का जो फॉर्मूला है वो है बच्चों कितना, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो तीव्रता मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आवश्यक शर्त ये होती है कि अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों की तीव्रताएं बराबर होनी चाहिए। उस केस में तीव्रता मैक्सिमम या फिर मिनिमम मिलती है और वो फाई के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। लेकिन शर्त ये होगी मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कि अध्यारोपित होने वाले तरंगों की जो भी तीव्रता है वो इक्वल हो, यानी कि दोनों की तीव्रताएं आई और आई मान लो। तो मैक्सिमम मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पे √I हो जाएगा, यहाँ भी आप √I करोगे, उसका होल स्क्वायर करोगे तो आई मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, √I 2√I और उसका कर दो होल स्क्वायर तो मान आ जाएगा बच्चों 4I। इज दैट क्लियर। मिनिमम की यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे आई मिनिमम यदि आप ज्ञात करते हो तो ये हो जाएगा √I - √I, माइनस से माइनस कैंसिल, आई मैक्सिमम मिलेगा हमें 0। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जब भी तरंगों का व्यतिकरण होता है तो अधिकतम तीव्रता 4I हो सकती है, कि एक तरंग की तीव्रता आई थी, अध्यारोपित होने वाली 2 तरंगें थी, प्रत्येक की तीव्रता आई है, तो परिणामी तरंग की अधिकतम तीव्रता 4 गुना हो सकती है आई का, मैक्सिमम 4I हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। कहने का मतलब कि परिणामी तरंग की जो भी तीव्रता होती है वो 0 और 4I के मध्य चेंज होती रहती है। ओके, जैसे कि हमने बोला था कि 90 और 270 पे तीव्रता बीच में आएगी, नहीं तो 0 होगी नहीं मैक्सिमम होगी, तो वो कहीं ना कहीं बीच की तीव्रता मिलेगी। तो जैसे जैसे फाई का मान चेंज होता रहेगा उस केस में परिणामी तरंग की तीव्रता है वो 0 और 4I के मध्य इस प्रकार से चेंज होती रहेगी। और इसको अपने यदि ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करें तो आप इसका ग्राफ कुछ ऐसा दे सकते हो। कुछ इस प्रकार से हम डिफाइन करने वाले हैं। किस किस के बीच का ग्राफ होगा ये हो जाएगा एक तो कलांतर जो कि अपने फाई लिया था, और यहाँ पे हो जाएगा तीव्रता आई, तो 0 कलांतर 0, कलांतर पाई, 2π, 3π, 4π, 5π। तो बच्चों जरा गौर करना, फाई 0 है तो तीव्रता मैक्सिमम है, सपोज दैट तीव्रता मैक्सिमम यहाँ पे है और है कितनी, अधिकतम तीव्रता 4I हो सकती है, तो ये 4I का पॉइंट है। तो कलांतर 0 है तो हमें मैक्सिमम 4I का पॉइंट मिलेगा। कलांतर पाई है तो 0 मिलेगा तीव्रता का मान, क्योंकि विनाशी बनेगा। 2π पे फिर हमें तीव्रता मैक्सिमम यानी कि 4I मिलेगी। 3π पे फिर हमें तीव्रता न्यूनतम मिलेगी 0, फिर 4π पे मैक्सिमम, 5π पे 0। इन पॉइंटों को जब आप आपस में मिलाओगे तो इस प्रकार से आपको एक ग्राफ मिलेगा। ये जो ग्राफ होता है वो तीव्रता और कलांतर के मध्य होता है, यानी कि तीव्रता में कलांतर के सापेक्ष किस प्रकार से परिवर्तन होगा उसका ग्राफ है वो अपने ये निकल के आने वाला है। और इस ग्राफ को अपने व्यतिकरण प्रतिरूप में
ऊर्जा वितरण आरेख भी बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे यहाँ पे? ऊर्जा वितरण आरेख। यानी कि तीव्रता में किस प्रकार से उतार चढ़ाव होता रहेगा, तो इसको आप व्यतिकरण प्रतिरूप के अंदर ऊर्जा वितरण आरेख भी बोलोगे। तो ये था अपने पास व्यतिकरण से संबंधित कंप्लीट नॉलेज जानकारी। सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।